हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डी स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ की प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 12। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सवाल नंबर 12। तो दोस्तों, सवाल नंबर 12 है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, यहाँ पर ए एक समुच्चय है जिसके अंदर समस्त त्रिभुज शामिल है, चाहे वह समकोण त्रिभुज हो, चाहे वह समबाहु त्रिभुज हो, चाहे वह समद्विबाहु त्रिभुज हो, सभी त्रिभुज इसके अंदर शामिल है। मैं इस समुच्चय में परिभाषित एक संबंध आ रहा है जहाँ पर T1 का संबंध T2 के साथ तभी है जब T1 T2 के समरूप है, अर्थात यहाँ पर T1 और T2 एक प्रकार से त्रिभुज है। T1 त्रिभुज का संबंध T2 त्रिभुज के साथ तभी है जब T1 त्रिभुज T2 के समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो हमें यह संबंध तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, और हम जानते हैं कि जो संबंध समतुल्य होता है, सममित होता है और संक्रामक होता है उसे कहते हैं तुल्यता संबंध। तो मेन बात यह है कि हमें इस संबंध को समतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध करना है। और आगे कहता है कि फिर भुजाओं 3, 4, 5 वाले त्रिभुज को T1 में नाम दिया, और भुजाओं 5, 12 और 13 वाले समकोण त्रिभुज को T2 नाम दिया, और भुजाओं 6, 8 और 10 वाले समकोण त्रिभुज को T3 नाम दिया गया है। पर विचार कीजिए और बताइए कि T1, T2 व T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। तो सबसे पहले हमें इस संबंध को समतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध करना है, अर्थात इसे तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो आइए हल करते हैं अपना सवाल। तो सबसे पहले समुच्चय है अपना ए समुच्चय है अपना, और ए समुच्चय क्या है? समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। तो ए समुच्चय के अंदर आएगी अपने समस्त त्रिभुज। तो इस प्रकार समुच्चय ए के अंदर आ गए अपने समस्त त्रिभुज। अब संबंध है अपना R, जहां पर T1 का संबंध T2 के साथ तभी है जब T1 T2 के समरूप है। अब सिद्ध करेंगे समतुल्य। तो सबसे पहले करते हैं समतुल्य, और हम जानते हैं कि समतुल्य संबंध कब होता है कि जब समुच्चय के प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध होता है, तो उसे कहते हैं समतुल्य संबंध। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस समुच्चय में प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध है। क्यों? क्योंकि समुच्चय के अंदर क्या है? समस्त त्रिभुज। तो मान लेते हैं जैसे हम ले लेते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो वह त्रिभुज खुद के तो समरूप होगा ही, अर्थात उस त्रिभुज का उस खुद के साथ संबंध होगा। अतः यह एक समतुल्य संबंध है, और यह बात प्रत्येक त्रिभुज पर लागू होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चूंकि समुच्चय ए में परिभाषित समुच्चय ए क्या है अपना? समस्त त्रिभुज। ए में परिभाषित संबंध R में ए का संबंध ए के साथ है। फॉर इच ए बिलोंग करता है समुच्चय ए से, अर्थात समुच्चय ए से कोई भी अवयव लेने पर उसका खुद के साथ संबंध होगा। और रीजन मैंने बता दिया कि जैसे हमारे समुच्चय ए से समस्त त्रिभुज है, तो यहाँ से कोई भी त्रिभुज चुन लेते हैं तो वह उसका खुद के साथ संबंध होगा। और यहाँ पर T1 का T2 के साथ संबंध कब है? जब T1 T2 के समरूप है, अर्थात जब ए का ए के साथ संबंध होगा तो इसका मतलब होगा कि ए के समरूप है। और हम यह जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज खुद के तो समरूप होता ही है, तो इस कारण हम कह सकते हैं कि यह एक समतुल्य संबंध है। तो लिखेंगे फॉर इच ए बिलोंग करता है ए से, अतः संबंध R एक समतुल्य संबंध है। इस प्रकार यह संबंध एक समतुल्य है। अब सिद्ध करेंगे सम्मित। तो हम जानते हैं कि कोई भी संबंध सम्मित कब होता है कि जब A का संबंध B के साथ है, और जब A का संबंध B के साथ है तो B का संबंध भी A के साथ होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब A का संबंध B के साथ है, इसका मतलब है कि A B के समरूप है, तो B का संबंध भी A के साथ होगा। क्यों? क्योंकि जब A B के समरूप है तो B भी A के समरूप होगा, और यह बात प्रत्येक अवयव पर लागू होगी। तो हम लिखेंगे चूंकि, अब लिखेंगे सम्मित के लिए, तो लिखेंगे चूंकि समुच्चय ए में परिभाषित
संबंध आर में जब ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध भी ए के साथ होगा। फॉर ईच ए और बी का मान बिलोंग करता है समुच्चय ए से, अर्थात ए और बी का मान समुच्चय ए से ही लेना है, बाहर से नहीं लेना। अतः दिया गया संबंध सममित है। तो इस प्रकार यह संबंध समतुल्य भी है, सममित भी है। अब सिद्ध करेंगे संक्रामक। तो हम जानते हैं कि कोई भी संबंध संक्रामक कब होता है, जब ए का संबंध बी के साथ है और बी का संबंध सी के साथ है। पहले ये दो कंडीशन लागू होनी चाहिए कि ए का संबंध बी के साथ और बी का संबंध सी के साथ, तो ए का संबंध भी सी के साथ होना चाहिए, तब तो वह संबंध संक्रामक होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ए का संबंध बी के साथ है, इसका मतलब है कि जब ए का संबंध बी के साथ, तो ए का संबंध बी के साथ, इसका मतलब हुआ कि ए बी के समरूप है, बी के समरूप है। ए का संबंध बी के साथ और बी का संबंध सी के साथ, यानी बी सी के समरूप है। तो यह तो सामान्य सी बात है कि जब ए का संबंध बी के साथ है, अर्थात ए बी के समरूप है और बी सी के समरूप है, तो ए बी सी के समरूप ही होगा। तो ए का संबंध होगा सी के साथ, यानी ए सी के समरूप भी होगा। और तो इस प्रकार यह संबंध एक संक्रामक संबंध भी है। तो हम लिखेंगे चूंकि संक्रामक के लिए, तो हम लिखेंगे चूंकि संबंध आर में जब ए का संबंध है बी के साथ और बी का संबंध है सी के साथ, तो ए का संबंध भी सी के साथ होगा। फॉर ईच ए बी और सी के मान बिलोंग करते हैं समुच्चय ए से। फॉर ईच का मतलब होता है प्रत्येक, यह लगाना अनिवार्य, अर्थात प्रत्येक जो भी ए बी और सी के मान लेंगे वो केवल और केवल हमारे समुच्चय ए से ही बिलोंग करेंगे, बाहर से बिलोंग नहीं करेंगे। अतः दिया गया संबंध संक्रामक भी है। तो इस प्रकार यह संबंध समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। और हम जानते हैं कि जो संबंध समतुल्य होता है, सम्मित होता है और संक्रामक भी होता है, उसे कहते हैं तुल्यता संबंध। और यही हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि यह संबंध एक तुल्यता संबंध है। और हमने सिद्ध कर दिया कि यह संबंध समतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, अर्थात यह एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि संबंध आर एक समतुल्य, संबंध आर समतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अतः आर एक तुल्यता संबंध होगा। तो यहाँ पर आर एक समतुल्य संबंध भी है, सम्मित संबंध भी है और संक्रामक संबंध भी है। तो हम कह सकते हैं कि आर एक तुल्यता संबंध है। और यही हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। अब आगे कहता है कि भुजाओं 3, 4 और 5 वाले समकोण त्रिभुज को T1 नाम दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे T1 है अपना 3, 4 और 5। T1 त्रिभुज में है 3, 4 और 5 भुजाएं। ये भुजाओं की माप है, जैसे 3 सेमी हो सकती है, 4 सेमी हो सकती है, 5 सेमी हो सकती है। और T2 त्रिभुज है अपना 5, 12 और 13 भुजाएं। और T3 त्रिभुज है अपना 6, 8 और 10 भुजाएं। अब हमें बताना है कि T1, T2 और T3 में कौन कौन से त्रिभुज एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि T1 त्रिभुज का T2 के साथ संबंध कब है, जब T1 और T2 समरूप है। तो यहाँ पर
संबंध होने के लिए समरूप तो होना अनिवार्य है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि संबंध होने के लिए भुजाएं अनुपात में होनी चाहिए, और यहाँ पर हम लिखते हैं कि T1 और T3 त्रिभुज की भुजाएं अनुपात में है। कैसे? ये 3 है तो ये 6 है, ये 4 है तो ये 8 है, ये 5 है तो ये 10 है, और ये सबसे अलग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हो गया 3:6 यानी 1:2। तो इस प्रकार ये 4 और ये 8 है तो 4:8 यानी 1:2। तो इस प्रकार T1 और T3 1:2 के रूप में है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि T1 का संबंध T3 के साथ है, अर्थात T1 व T3 समरूप है। तो हम कह सकते हैं कि अतः T1 त्रिभुज का संबंध T3 त्रिभुज के साथ है। तो इस प्रकार T1 T3 से संबंधित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर T1 और T3 की भुजाएं अनुपात में है। तो इस प्रकार ये था हमारा प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 12। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब